हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में हम आज 17 से 22 मार्च तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, पीसीएस क्रांति द्वारा अब जो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आती थी उसके स्थान पर अब साप्ताहिक रूप से यानी वीकली रूप से करंट अफेयर्स आएगा, क्योंकि अब एग्जाम हम देख रहे हैं कि उसकी डेट भी आ गई है। लगभग 27 जुलाई को आर यूपी पीसीएस द्वारा सुनिश्चित किया गया है इस दिन का परीक्षा के लिए। तो इसी संदर्भ में अब हम क्रॉनिकल की 60 नोट्स जो होती है उसको लेके आएंगे, साथ ही साथ अब वीकली करंट अफेयर्स को भी लेके आया जाएगा, क्योंकि अब डेली करंट अफेयर्स पे फोकस करना उतना सही नहीं है। इसी वजह से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में अब लेके आएंगे डेली। हर संडे को यह करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, और उसके साथ ही हम लोग क्रॉनिकल की मैगजीन की जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली, उसकी 60 नोट्स को लेकर भी हम लोग हाजिर होंगे। तो इसी संदर्भ में हम अब वीकली करंट अफेयर्स में पहला एपिसोड इसका है, जो है कि 17 से 22 मार्च तक इसको देखेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज रही हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको अगले हफ्ते फिर पुनः या संडे को ही आएगी। ठीक है, तो अब हम पहला बिंदु अपना देख लेते हैं। पहला बिंदु है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025, यानी कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक नौसैन्य अभ्यास है। ठीक, यह एक नौसेना अभ्यास है जो कि चीन, ईरान और रूस के द्वारा, यह चीन, ईरान एवं रूस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर तनाव हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ईरान में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है उसका अमेरिका विरोध कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव के बिंदु हैं, उसके संदर्भ में ईरान ने चीन, रूस, जो कि एक तरीके से अमेरिका के एंटी भी माने जाते हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर एक समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक एक नौसेना अभ्यास चालू किया है। ठीक है, और यह दोस्तों, यह अभ्यास ओमान की हॉर्मुज जलडमरू हॉर्मुज जलडमरू के समीप ओमान की खाड़ी में, यानी कि जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसमें ओमान की खाड़ी में यह समुद्री सुरक्षा बल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी या अरब सागर का पश्चिमी विस्तार, आप जानते हैं, इसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य और भारत की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, और इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ईरान है उत्तर में, सऊदी अरब अमीरात है पश्चिम में, ओमान दक्षिण में। ठीक है, तो वहां पर समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह एक नौसेना अभ्यास है। इसमें चीन, ईरान एवं रूस इसमें मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यह हो रहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ओमान की खाड़ी में। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 से थे। अब हम देखेंगे अपने आज के दूसरे बिंदु को। तो यह है जलनाथेश्वर मंदिर। यह चर्चा में क्यों है, ये कहाँ स्थित है, इसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह है रानीपेट, तमिलनाडु का एक जिला है रानीपेट, वहां पर स्थित है। ठीक है, उसके थक्कोलम में, रानीपेट के थक्कोलम एक स्थान है, रानीपेट जिला तमिलनाडु का, वहां पर यह स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों पल्लवों द्वारा किया गया है। पल्लव इसका निर्माण किए थे 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण, जलनाथेश्वर मंदिर का निर्माण रानीपेट थक्कोलम तमिलनाडु में किया गया था। तो दोस्तों, अब ये चर्चा में क्यों हुआ है कि यह बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षतिग्रस्त दीवारें और ऊंचे टैंक वाला मंदिर उपेक्षित किया गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका अंतिम कुंभाभिषेक प्रतिष्ठा 15 वर्ष पूर्व हुआ था, इस वजह से अभी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, इसीलिए इसके संरक्षण को लेकर यह चर्चा में रहा है। ठीक है, तो यह दोस्तों, यह मेनली पल्लव के जो अपराजित बर्मन है, एक शासक हुए थे पल्लवों के 876 एडी में,
876 एडी में उन्होंने इस मंदिर का जलनाथेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और यह दोस्तों इसकी विशेषता देखोगे तो यह एक त्रिस्तरीय राजगोपुरम है। मतलब जो गोपुरम होता है, मंदिर के द्वार को गोपुरम बोला जाता है, जो कि बहुत ऊंचा होता है। यह एक त्रिस्तरीय गोपुरम इस मंदिर की विशेषता है। ठीक है, इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पे 3 स्तरों का गोपुरम है, जो कि मंदिर का द्वार होता है उसे गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, और यह एक स्थानीय नदी है कोस स्थलाई उसके तट के किनारे स्थित है। ठीक है, कोथ स्थलाई नदी के तट के किनारे यह मंदिर स्थित है। ठीक, और इसमें पल्लव राजा अपराजिता और चोल राजा आदित्य प्रथम के शिलालेख भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें भूमि, स्वर्ण और बकरियों के अनुदान का विवरण है। और दोस्तों एक बात आप जान ही रहे हैं कि यह दक्षिण भारत का मंदिर है, तो मेनली दक्षिण द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। और जो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिरों के मीनाक्षी मंदिर है, उनके समान यह है। ठीक है, तो वहाँ पे समानता किसमें किसमें देखी जाती है, तो जो तंजावुर के बृहदेश्वर है और मदुरै के मीनाक्षी मंदिर है, उनसे समानता रखता है। त्रिस्तरीय गोपुरम है, यहाँ पे ग्रेनाइट की दीवारें लगाई गई हैं। और जो जलनाथेश्वर का आप नाम जान रहे हो कि उनके नाम से आप यह देख सकते हो कि जलनाथेश्वर किसे बोला जाता है। मेनली भगवान शिव को अर्पित यह मंदिर है, यानी ये इसके आराध्य देव इस मंदिर के जलनाथेश्वर मंदिर के भगवान शिव है। ठीक है, तो हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख ली जो इम्पोर्टेंट बातें थी। और दोस्तों यह है कि 1.5 एकड़ में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, और यह रेत आधारित है, रेत पर यह इसका निर्माण किया जाएगा, रेतों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी दीवारों पर तमिल जो शैव नयनार थे, यानी कि जो दक्षिण भारत में शिव शैव थे, यानी शैव धर्म को संप्रदाय को जो व्यवस्थित किए थे, उसमें से जो नयनार कहलाए जाते थे, उनके नयनारों के उसमें एक थे संबंदर, यानी जो तमिल शैव नयनार संबंदर थे, उनके यहाँ पे भजनों को भी महिमा मंडित इसकी दीवारों पे किया गया है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था जलनाथेश्वर मंदिर से। ठीक है, आपने देखा इसके निर्माण रानीपेट ठक्कोलम तमिलनाडु में किया गया। यह पल्लव द्वारा इसका निर्माण किया गया था 6वीं शताब्दी में, जिसमें थे पल्लव राजा अपराजित वर्मन, जो कि 876 एडी में इसका निर्माण किया था। और यह एक त्रिस्तरीय गोपुरम है, यानी मंदिर का जो दीवार होता है वह 3 स्तरों पे बना हुआ, 3 भागों में डिवाइड करके बनाया गया है। और यह ग्रेनाइट की चट्टानों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसमें कि एजेंट के रूप में, यानी कंबाइनिंग एजेंट के रूप में इसमें रेत का उपयोग किया गया है। ठीक है, और यह जो मंदिर है जलनाथेश्वर मंदिर, वह कोस स्थलाई नदी के किनारे है, जो कि तमिलनाडु की एक स्थलीय नदी है, वहां पर ही इसका निर्माण किया गया था। और इसके जो आराध्य देव है वह भगवान शिव है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लिए हैं। अब हम चलेंगे अगले अपने बिंदु की तरफ, तो यह है बोंगो सागर 2025 नौसैन्य अभ्यास। तो आप देख रहे हैं नाम से कि नौसैनिक अभ्यास है बोंगो सागर। और अब इससे हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि यह किन किन के बीच हुआ है, कौन सी इसकी विशेषता, क्या विशेषता, इसका संस्करण क्या रहा, किस स्थान पे हुआ, ये सब बातें हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह हुआ है, सबसे पहले तो यह हुआ किसके बीच है, तो यह हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ठीक है, अब यह शुरुआत इसकी शुरुआत दोस्तों देखेंगे तो इसकी शुरुआत 2015 से चालू की गई है, यानी कि यह जो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है यह 2015 से स्टार्ट किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें INS रणबीर ने भाग लिया है। INS रणबीर ने भारत की तरफ से, और BNS अबू उबैदा, जो कि बांग्लादेश का एक क्राफ्ट है, BNS अबू उबैदा, उसने बांग्लादेश की तरफ से बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, और यह जो INS रणबीर है, तो दोस्तों यह राजपूत श्रेणी के 5 विनाशक जहाजों में से चौथा है। ठीक है, जो कि 1986 में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यह जो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों, भारत की सागर जो एक पहल है, भारत की सागर पहल, उसके तहत इसका संचालन किया गया है। सागर का मतलब हो गया समुद्र में सभी सुरक्षा और विकास पहल। वह इस पहल के तहत, यानी भारत की सागर पहल के तहत परिचालन समन्वय, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता आदि को सुदृढ़ करने के लिए
भारत ने बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया गया। अब एक बात और है, यह इसका आयोजन आप देख लेंगे बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और दोस्तों हम देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच और कौन कौन से अभ्यास है, तो उसमें अभ्यास संप्रीति या सैन्य अभ्यास है, यानी थल सेना इसमें भाग लेती है, थल सेना इसमें भाग लेती है। और है एक और है नौसेना में समन्वित गश्ती, जिसे कारपेट बोलते हैं। ये समन्वित गश्ती यानी कि इसमें भी नौसेना अभ्यास है एक तरीके का, या वह है क्या कहते हैं, उसके साथ भी भारत बांग्लादेश के साथ एक सैनिक अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास करता है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया कि बोंगो सागर यह है भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि 2015 में शुरू हुआ था। इसमें आईएनएस रणबीर यानी भारत की तरफ से आईएनएस रणबीर ने भाग लिया, जबकि बांग्लादेश की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा नामक क्राफ्ट ने भाग लिया। इसका आयोजन देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ था बंगाल की खाड़ी में। और जो अन्य सैन्य अभ्यास है बांग्लादेश के साथ, वह है एक अभ्यास संप्रीति है, जो कि थल सेना दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच यह आयोजित किया जाता है। एक नौसैनिक और अभ्यास है बांग्लादेश के साथ, वह है आईएनएस वो कारपेट है, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने मेनली जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने देख लिया है। अब हम चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है दोस्तों है वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन, यानी संस्करण कौन सा इसका, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ संस्करण है वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुख, यानी गोपनीय विभाग के प्रमुखों का यह चौथा सम्मेलन हुआ, जो वैश्विक ग्लोबल लेवल का। तो यह इसकी जो मेजबानी करी है वह मेजबानी भारत नई दिल्ली में हुई, ठीक है। नई दिल्ली में इस वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो आयोजन किया था उस वक्त किया था भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय। भारत का एक जो गोपनीय विभाग के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, उसके द्वारा वैश्विक स्तर पर वैश्विक आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो इसकी एक रॉ है, मतलब भारत की जो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के साथ संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें प्रमुख बातें क्या है तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। यह रायसीना डायलॉग के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। यह रायसीना डायलॉग होता है जो भारत में हर साल होता है, रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन में, उसके एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। यह आप बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यह भारत का जो एक उच्च स्तरीय वार्षिक सुरक्षा वार्ता है रायसीना डायलॉग, जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से किया जाता है। और इसका प्रथम बार यानी पहली बार इसका आयोजन हुआ था रायसीना डायलॉग का 2022 में, ठीक है। अब हम और यह जो रायसीना डायलॉग है, ये वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर की सांग्रीला वार्ता की तर्ज पर भारत ने भी इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और इस आसूचना एवं सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन में क्या, इसमें सूचना और सुरक्षा अधिकारियों के लिए उभरते खतरों, सहयोगात्मक सुरक्षा ढांचे और समकालीन भू राजनीति और भू रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है यह, ठीक है। रायसीना डायलॉग वर्ष 2025 में ये इस सम्मेलन में आतंकवाद रोध, पार राष्ट्रीय अपराध, आसूचना जानकारी साझाकरण प्रणाली, आव्रजन एवं प्रत्यार्पण के साथ हिंद प्रशांत सहयोग और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा मादक पदार्थों के व्यापार की रोकथाम किए जाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस वैश्विक आसूचना और सुरक्षा प्रमुखों का चौथे सम्मेलन में, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें अपनी देख ली हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो वह है नगोर्नो काराबाख संघर्ष का समाधान। आप जानते हैं कि नगोर्नो काराबाख संघर्ष जो है, यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित स्थल है।
जो कि बहुत पहले से ही, यानी कि जब रूस का सोवियत रूस का विघटन हुआ था तब से ही इस विवाद का मुद्दा बना हुआ है लगातार। ठीक है, तो इस पे शांति समझौते को एक अंतिम रूप दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है, क्योंकि जो नगोर्नो काराबाख संघर्ष पर शत्रुता समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक शांति समझौते को हस्ताक्षरित किया है। तो दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं कि यह है क्या। तो यह सोवियत काल के दौरान, यानी कि जब 1991 से पहले जब रूस एकीकृत रूप में हुआ था, जो कि बाद में 15 देशों में टूटा था, उससे पहले जब यह एकीकृत रूप में था, तो सोवियत काल के दौरान नगोर्नो काराबाख है एक मुस्लिम बहुल अजरबैजान क्षेत्र में, अजरबैजान में स्वायत्त क्षेत्र था। यह एक मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल स्वायत्त क्षेत्र था अजरबैजान में। तो क्या किया गया वहां पे, जो अजरबैजान सरकार ने थी और जो आर्मेनिया सरकार थी, दोनों इसे अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश करने लगे, यानी कि उसकी स्वायत्तता को भंग करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो जब सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत काल के दौरान नगोर्नो काराबाख मुस्लिम बहुल अजरबैजान में स्वायत्त क्षेत्र था, लेकिन इनकी आर्मेनियाई आबादी जो कि ईसाई थी ने आर्मेनिया के साथ एकीकरण की मांग की, यानी कि इससे सटा हुआ जो क्षेत्र है वो आर्मेनिया है, और इसमें जो आर्मेनिया में मेनली लोग रहते हैं, अजरबैजान में मुस्लिम लोग रहते हैं, जबकि आर्मेनिया में ईसाई लोग रहते हैं। उन लोगों ने इसके एकीकरण को, यानी कि जो ये नगोर्नो काराबाख है, इसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश आर्मेनिया सरकार द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक युद्ध हुआ, सोवियत संघ के पतन के साथ ही संघर्ष युद्ध में परिणित हो गया, जो कि 1988 से 1994 तक लगातार चला। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वर्ष 1994 में युद्ध विराम के बाद नगोर्नो काराबाख पर आर्मेनियाई समर्थित नियंत्रण स्थापित हुई, यानी कि 1994 क्षेत्र कहाँ है, यह क्षेत्र है मेनली अजरबैजान में, लेकिन 1994 में जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पे देखा गया कि आर्मेनियाई सरकार जो थी उसके समर्थन को नियंत्रण स्थापित हुआ, उसके आर्मेनियाई सरकार का नियंत्रण इस पर स्थापित हुआ, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का ही भाग था, यह हिस्सा रहा अजरबैजान का, यानी कि किसी देश ने इसको मान्यता नहीं दी। भारत के जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय देश थे उन्होंने इस नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को मान्यता नहीं दी कि यह आर्मेनिया का हिस्सा है, लेकिन यह क्षेत्र था अजरबैजान में। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रथम नगोर्नो काराबाख युद्ध के बाद दूसरा नगोर्नो काराबाख युद्ध चालू हो गया 2020 में। अजरबैजान ने संबद्ध क्षेत्र के व्यापक हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया, यानी कि पहला जब युद्ध हुआ 1988 से लेकर 94 तक, तो उस दौरान इस पर कब्जा किया था आर्मेनिया ने, लेकिन उसके बाद फिर जब दूसरा युद्ध 2020 में हुआ तो इस पर कब्जा कर लिया नगोर्नो काराबाख ने। ठीक है, तो उसके बाद फिर पुनः अजरबैजानी आक्रमण जो हुआ था, उसने अजरबैजान ने एक दिवसीय ऑपरेशन में पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और एनक्लेव, यानी कि जो विदेशी अंतर क्षेत्र होते हैं वो भी आधिकारिक रूप से भंग कर दिए गए। तो नगोर्नो काराबाख की लगभग पूरी आबादी, यानी 1 लाख से अधिक व्यक्तियों ने आर्मेनिया में पलायन किया। ठीक है, अब भारत का अगर इसमें पक्ष देखें तो भारत किसी का पक्षधर नहीं है, बल्कि OSCE मिन्स्क समूह के माध्यम से राजनयिक समाधान का समर्थन करता है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि आर्मेनिया और अजरबैजान अंतरराष्ट्रीय, इसलिए भारत के लिए भी महत्वपूर्ण एक बात हो जाती है, क्योंकि जो एक अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की जो परिकल्पना है, उसमें यह नगोर्नो काराबाख क्षेत्र से होते हुए जाता है, यानी अजरबैजान से होते हुए, आर्मेनिया अजरबैजान से होते हुए जाता है, जो कि मध्य एशिया और क्या कहते हैं, मध्य एशिया से भारत के व्यापार मार्गों के लिए एक प्रमुख परियोजना है। इस वजह से भारत को इसमें चिंता के विषय दिखाई देते हैं, और भारत इसका समाधान मिन्स्क समूह OSCE मिन्स्क समूह के तहत चाहता है, यानी कि भारत यहाँ पे किसी का पक्षधर नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ, वह है उनियाला केरलेंसिस। अब क्या है, ये कहाँ पाया गया, इसकी क्या विशेषता है, ये सब बातें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह एक नई पादप प्रजाति है, उनियाला केरलेंसिस। यह एक नई पादप प्रजाति है, और यह दोस्तों अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल में है, वहां पर इसकी खोज की गई, यानी कि अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में उनियाला केरलेंसिस नामक एक पादप प्रजाति की खोज की गई। ठीक है, यह दोस्तों एक झाड़ी है, यह एक झाड़ी है जो कि 1 से 3 मीटर लंबी होती है। ठीक है, यह 1 से 3 मीटर लंबी होती है,
और इसमें हल्के बैंगनी रंग के फूल होते हैं जो अगस्त से अप्रैल तक खिलते हैं। तो दोस्तों ये विशिष्ट विशेषताएं में इसके देखें तो इसकी बड़ी पत्तियां बड़ी होती हैं, पंखुड़ियां लंबी होती हैं और कम 5 सिराएं होती है, ठीक है। और इसका वितरण अगर देखें तो यह दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थानिक रूप से अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग 700 से 1400 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। अब इसका एक चीज और देख लेते हैं, तो इसका आयुसीएन स्टेटस देख लेते हैं कि आयुसीएन स्टेटस क्या है। तो यह है इसका अपर्याप्त डेटा, यानी कि इसको अभी किसी कैटेगराइज नहीं किया गया है क्योंकि इससे संबंधित जो डेटा है वह अपर्याप्त है, ठीक है। तो अब अगस्त्यमाला, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है और किस का हिस्सा है, कि इसमें कौन कौन से अन्य राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व और तमाम बातें क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो कि केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसमें संरक्षित क्षेत्र में आप देखेंगे 2-3 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें से एक है सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, नेयार वन्यजीव अभयारण्य, कालाकांड मुंडुथुरई वन्यजीव टाइगर रिजर्व। यह सब इसमें इसकी मतलब जो है, आप सब इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो वन्यजीव अभयारण्य सेंदुरनी, पेपारा, नेयार, कालाकुंडी, मुंडुथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ की जैव विविधता के बारे में देखें तो यहाँ पर उच्चतर पादप प्रजातियां पाई जाती, 400 से ज्यादा प्रकार की स्थानिक जो पादप प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें। और अगर वन्य जीवों में देखें तो इसमें नीलगिरी ताहर, शेर, पूंछ वाला मैकाक, बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये यूनेस्को के तहत मानव और जीवमंडल एमएबी कार्यक्रम में 2016 में शामिल भी हुआ है। आप इस बात को भी नोट डाउन कर लेंगे अगस्त्यामाला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व से संबंधित बातों में, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं करंट अफेयर्स के, वह है स्वदेश दर्शन योजना। कि स्वदेश दर्शन योजना क्या है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना भारत में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन, ठीक है, उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी और यह एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित यानी केंद्र क्षेत्र योजना है यह, यानी इसका जो वित्त पोषण किया जाता है वह केंद्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह एक सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत 2015 से की गई है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो बौद्ध, तटीय, मरुस्थलीय, पारिस्थितिकी, विरासत, पूर्वोत्तर आदि की थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि पर्यटन और संरचना विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें जो अब इससे संबंधित जो इस योजना के तहत जो भी स्वीकृत परियोजनाएं होंगी उसका संचालन एवं अनुरक्षण संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों का उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। अब इसी संदर्भ में इसमें वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत विजन को जोड़कर स्वदेशी दर्शन 2.0 बना दिया गया है, ठीक है। तो यह थी हमारी क्या कहते हैं स्वदेश दर्शन योजना, यह चर्चा में रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ चलेंगे, तो यह है दोस्तों पाई डे। पाई डे यह हर 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, ठीक है। पाई आप जानते ही होंगे एक गणितीय स्थिरांक है, ठीक है, जिसके सम्मान में हम लोग 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं, ठीक है। यह दिन अल्बर्ट आइंस्टीन जयंती तथा स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि के साथ भी सुमेलित किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए पाई डे को मनाया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती और स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि इस दिन भी होती है, ठीक है। तो अगर पाई का महत्व हम देखें तो यह दोस्तों एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है तथा एक अपरिमेय एक अनंत संख्या है, ठीक है। जो ग्रीक अक्षर जो पाई का पहली बार प्रयोग 1706 में वेल्स गणितज्ञ विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, जो परिधि शब्दों से प्रेरित था, ठीक है। भारतीयों का योगदान अगर पाई वाले में देखें, पाई के क्षेत्र में, तो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो कि 776 से 550 एडी में अपने कार्य आर्यभट्टी में पाई का अनुमानित मान 3.14 बताया था, ठीक है। लाखों अंकों तक पाई की गणना करने वाला पहला एल्गोरिदम था जो 1914 में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम
द्वारा प्रकाशित सूत्रों पर आधारित था। ठीक है, पाई के अनुप्रयोग अगर देखें तो एक गणित और इंजीनियरिंग में वृत्त के गुणों, तरंग समीकरणों और संरचनात्मक डिजाइनों की गणना के लिए पाई अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो यह था हमें पाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम चलेंगे अपने अगले बिंदु पर, वह है मेनहीर। मेनहीर क्या है, इससे संबंधित ये चर्चा में क्यों रहा है, तो इससे संबंधित हम बातें देखेंगे। तो दोस्तों यह एक महापाषाण कालीन धरोहर है, महापाषाण कालीन धरोहर स्थल है। ठीक है, धरोहर स्थल है जो कि तेलंगाना के नागर नारायणपेट जिले में स्थित है। यह तेलंगाना के नारायणपेट जिले में स्थित है। ठीक है, अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों यह मेनहीर जो क्षेत्र है, इसमें अभी 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए यह मेनहीर क्षेत्र है जो कि तेलंगाना के नारायणपेट जिले में है, एक महापाषाण कालीन धरोहर स्थल है। वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल हो गया है, इसलिए यह चर्चा में है। ठीक है, अब हम देखेंगे महापाषाण का तात्पर्य क्या होता है कि यह प्रागैतिहासिक बड़ी पत्थर की संरचनाओं से होता है। इसका तात्पर्य जिनका निर्माण या तो समाधान या स्मारक स्थलों के रूप में किया गया है। ठीक है, यूरोप के मेनहीर 7,000 वर्ष प्राचीन है। इसमें फ्रांस के ग्रैंड मेनहीर वृक्ष की ऊंचाई 20.6 मीटर है। ठीक है, मेनहीर एक बृहद ऊर्ध्वाधर पाषाण होता है, यानी पत्थरों का ऐसे इसी तरीके से पत्थरों का एक बड़ा बड़ा किला वो होता है। ठीक है, इसका आकार समानतः ऊपर की ओर पतला होता है और मनुष्य द्वारा स्थापित किए जाते हैं। मुदुमल के मेनहीर, यह जो मेनहीर स्थल है यह मुदुमल नारायणपेट जिले का जो मुदुमल क्षेत्र वहां पर स्थित है। ठीक है, तो वहां पर भारत के प्राचीनतम है जो कि 3500 से 4000 एडी के बीसी के पहले की मेनहीर है। ठीक है, और ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक बात और इसमें यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह बिंदु भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि मुदुमिल मेनहीर स्थल जो है सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित महापाषाण कालीन समाधान का स्थल है। एक तरीके से इन्हें विषुव और अयनांत जैसी सौर घटनाओं के साथ सटीक रूप में संरेखित किया गया है। यानी कि जब विषुव होता है, जब अयनांत की अवस्था आती है तो सौर घटनाओं के साथ एकीकृत रूप में इसे संरेखित किया गया है तथा पत्थर पर सप्तऋषि मंडल के चषक चिन्ह अंकित हैं जो दक्षिण एशिया में तारा चित्रण की प्राचीनतम ज्ञान स्रोत रहा है। ठीक है, तो यह एक तरीके से धरोहर स्थल और हमारे प्राचीन ज्ञान के स्रोतों में से भी एक तरीके का रहा है, इसलिए इसको संरक्षित करना मानव समाज का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए इसी को देखते हुए इसे 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु पे, तो यह है अभ्यास वरुण 2025। यह क्या है, इसका संस्करण क्या है, यह किस किस के बीच होता हुआ है, ये और ये कहाँ हुआ है, ये सब बातें हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों यह भारत और फ्रांस के बीच एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास वरुण नौसेना अभ्यास है। और दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ है वह हुआ है अरब सागर में, हिंद महासागर के अरब सागर में इसका आयोजन हुआ किया गया है। और इसमें इसका संस्करण जो रहा है दोस्तों वह 23वां संस्करण है। ठीक है, यह इसका 23वां संस्करण है। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए कि इसमें भाग कौन कौन से लिए, तो इसमें भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया है और फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल, एक विध्वंसक पोत है चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस की तरफ से इसने भाग लिया है। ठीक है, और दोस्तों जो इसमें आईएनएस विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल के साथ लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रीगेट और अन्य भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भी इसमें शामिल होंगी। दोस्तों इसका प्रथम बार आयोजन जो हुआ था वह 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 से यह निरंतर लगातार चला जा रहा है और यह अंतर संचालन और परिचालन तालमेल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरीके से
अभ्यास पर्व का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास के रूप में अरब सागर में हुआ था, जो कि 2001 से चालू हुआ। अब इसका आज 23वां संस्करण है, जिसमें INS विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल जैसे विध्वंसक पोतों ने भाग लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु क्या है, तो दोस्तों यह चर्चा में रही है एक किलफिश। यह एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, मछली प्रजाति है और यह गोंगोनी वन केन्या में एक क्षेत्र है। वहां के तटीय क्षेत्र में इसे पाया गया है। ठीक है, यह केन्या की स्थानिक है और आईयूसीएन ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। आईयूसीएन स्टेटस इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त बताया गया है। ठीक है, और ये छोटी अंडप्रजक यानी अंडे देने वाली मछली है, जो कि साइप्रिनोडोंटिफॉर्मिस गण से संबंधित है, जिसे प्रायः टूथ कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक किलफिश का अगर पर्यावास देखें तो यह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के अलावडों और लवड़ी क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में अलावड़ी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा इसकी कुछ प्रजातियां दलदली और अस्थायी तालाबों में अल्पकालिक यानी ऋतुनिष्ठ जल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी अनुकूलनशीलता। इनकी चरम वातावरण की अनुकूलन क्षमता होती है और ये उच्च लवणों और अल्प ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रहने में सक्षम होती है, तथा काल प्रभावन और अनुवांशिकी अनुसंधान में इसकी भूमिका आदर्श जीव के रूप में भी होती है। तो इसलिए जो गंगोनी वन क्षेत्र केन्या के, वहां पर भी इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। यह वन में पाई गई पहली ज्ञात स्थानिक किलफिश है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले बिंदु पर, जो है ध्वन्यास्त्र। ध्वन्यास्त्र क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी सर्बिया सरकार ने एक आरोप लगा था कि सर्बिया सरकार में इस समय सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी से संबंधित एक आरोप लगा था सर्बिया सरकार पर कि सर्बियाई सरकार जो है वह, वहां की पुलिस जो है वह सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित के लिए ध्वन्यास्त्रों का उपयोग की जा रही। तो ये दोस्तों ध्वन्यास्त्र जो है एक सोनिक वेपन होते हैं। ठीक है, ध्वन्यास्त्र ऐसे उपकरण है जो लंबी दूरी, अत्यधिक संकेंद्रित, प्रवर्धित ध्वनि प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों 2004 में यूएसए ने पहली बार इराक में लंबी दूरी तक एक ध्वनि प्रक्षेपित करने के लिए ऐसे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया था, और यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें से लंबी दूरी की ध्वनि डिवाइस लार्ड, यह 160 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसमें टिनसिनस, रिंगिंग ईयर्स, श्रवण क्षमता में क्षय तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उड़ान के दौरान एक जेट इंजन 130 से 140 डीबी ध्वनि उत्पन्न करता तथा एक बंदूक की गोली 150 डीबी ध्वनि उत्पन्न करती है। 120 डीबी से अधिक ध्वनि से अस्थायी श्रुति क्षय हो सकता है। अब इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और यह मस्कीटो जो होता है एक इसका दूसरा रूप होता है, जिसमें अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, जो केवल युवा लोग 30 वर्ष से जो कम है उनके लिए कष्टकारी होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेपन, इसमें क्या होता है, निम्न आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे दर्द और भटकाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस पे चर्चा में सर्बिया की पुलिस है वो सरकार विरोधी जो नारे लग रहे हैं, सरकार विरोधी जो प्रदर्शन हो रहा है उसको हटाने के लिए, उसको ध्यान भंग करने के लिए एक आरोप लगा है, जो हम ध्वन्यास्त्र और सोनिक वेपन्स का भी उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ध्वन्यास्त्र चर्चा में है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो यह है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग दोस्तों इसका 10वां संस्करण हो रहा है, और यह नई दिल्ली में होता है। आप पता है आपको, यह नई दिल्ली में होता है। ठीक है, अब इसकी मेजबानी में जो इसके मुख्य अतिथि है, आपकी बार के 10वें संस्करण के जो मुख्य अतिथि हैं वो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन है। ठीक है, न्यूजीलैंड के पीएम है जो वो क्रिस्टोफर लक्सन, वह रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो ये इसके संबंधित अन्य चीजें दोस्तों, ये 2016 में विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे 2016 में विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया था। रायसीना डायलॉग का नाम दिया था, जो कि नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। और इसमें सहयोग देता है विदेश मंत्रालय का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, और यह प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एक संवाद है। ठीक है, यह भारत की प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है, जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के सांग्री-ला वार्ता से तुलनीय इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और इसकी जो थीम है 2025 की दोस्तों, वह काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट। काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम रही है अब की बार की। ठीक है, और इसे विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसे विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 की थीम है जो है काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट है। तो यह रायसीना डायलॉग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने देख लिया। अब चलते हैं विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, तो दोस्तों 20 मार्च को, हर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गौरैया के संरक्षण करने के लिए, गौरैया की संख्या में लगातार होने वाली कमी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और इसके पारिस्थितिक संतुलन के उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण पक्षियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसीलिए विश्व गौरैया दिवस 2020 मनाया जा रहा है। 20 मार्च को हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2010 में नेचर फॉरएवर, जो कि एक पक्षी संरक्षण संगठन है, उसके द्वारा 50 से अधिक देशों में 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। अगर इसका विषय देखते हैं, इसका थीम देखते हैं 2025 का, तो दोस्तों वह है विश्व गौरैया दिवस का ट्रिब्यूट टू नेचर्स, ट्रिब्यूट टू नेचर्स, ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स, टाइनी मैसेंजर्स जो है उसके द्वारा, उसका जो विषय है 2025 का, उससे संबंधित यह देखते हैं। ठीक है, गौरैया संबंधी जो मुख्य तथ्य है उसमें देखा जाए तो गौरैया बीजों का परिक्षेपण कर जैव विविधता में सहायता करती है, लेकिन पर्यावरण ह्रास, नगरीकरण और कृषि में बदलाव के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। इनके संरक्षण के प्रयास नगरीय हरियाली और कृषि संबंधी प्रथाओं पर केंद्रित हैं। ठीक है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अल्पतम चिंताजनक के रूप में इसे स्टेटस इसका मिला हुआ है। तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला बिंदु, जो है कि रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य। दोस्तों यह इसकी स्थिति कहाँ, तो यह कर्नाटक के रामनगर जिले में, कर्नाटक का एक जिला है रामनगर, वहां पर रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य है। ठीक है, और ये दोस्तों भारत का पहला और एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है जो लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 2017 में इको सेंसिटिव जोन के रूप में स्थापित किया गया था। 2017 में इसे ESES-Z संरक्षित स्थान के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। ठीक है, और यह इसका जो संरक्षण यहाँ पे अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा उसको देख लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन लॉन्ग विल्ड वल्चर, जो कि एक प्रकार है गिद्धों का, वह यहाँ पे देखा गया, उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया, इसीलिए रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जो इंडियन लॉन्ग विल्ड वल्चर है, जिप्स इंडिकस, यह मध्यम आकार वाला पक्षी है जो एशिया, भारत, पाकिस्तान और नेपाल का स्थानिक है तथा मुख्य रूप से मृत पशुओं से आहार ग्रहण करता है। ये सवाना, गांवों, शहरों और कृषि क्षेत्रों के खुले परिदृश्य पसंद करते हैं। दोस्तों एक डिफ्लोफेनेक नामक पशु चिकित्सा दवा के कारण उनकी संख्या में 97 से 99% की गिरावट आई है, और इसे आईयूसीएन का रेड लिस्ट है, तो इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, संकट रूप में क्रिटिकली इंडेंजर्ड
इसे घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ चलेंगे, यह है माथो नारंग महोत्सव। तो दोस्तों ये माथो नारंग महोत्सव जो है यह है लद्दाख में 14 से 15 मार्च को लद्दाख में मनाया जाता रहा। ठीक है, इस उत्सव का आयोजन किया गया है लद्दाख में। ठीक, और ये जो महोत्सव है यह एक वार्षिक आध्यात्मिक उत्सव है जो एक मठ है लद्दाख में, वहाँ के क्षेत्र में एकमात्र सांख्यपा संप्रदाय का मठ है। यह लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के शाक्य वंश को समर्पित एकमात्र प्रमुख प्रतिष्ठान है। तो वहाँ के द्वारा माथो नारंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मेनली यह बौद्धों से संबंधित एक महोत्सव है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपना अगला बिंदु देखेंगे कि अश्विनी जो कि एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। अश्विनी उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों इसका निर्माण BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका किया गया है निर्माण। ठीक है, और दोस्तों अभी रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अभी हाल ही में इस रडार को, जो कि लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, यानी नीचे से जाने वाले किसी भी ज्ञान किसी भी वस्तु को भी यह देख सकता है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी के लिए इस अश्विनी को खरीद के लिए भारत BEL के साथ समझौता किया रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए। ठीक है, और यह जो है वह है 2906 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है कि आप हमें अश्विनी जो कि लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है उसको आप हमें सौंप देंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिए हैं। अब हम चलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो दोस्तों यह मिला है RBI को और इसे दिया है सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने। सेंट्रल बैंकिंग लंदन एक संस्था है, उसके द्वारा भारत के प्रमुख बैंकिंग संस्थान RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है। तो कारण क्या है यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड देने का? तो दोस्तों RBI ने प्रवाह और सारथी एक दो पहल चालू की थी, प्रवाह और सारथी, जो कि दोनों डिजिटल पहल है। प्रवाह और सारथी यह दोनों डिजिटल पहल है, जिससे केंद्रीय बैंक में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ, तो वह है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है जो यह मनाया कब जाता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यह हमेशा 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अब की बार हम थीम देख लेते हैं 2025 की, वह है अस्थाई जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। उसके लिए यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का यह थीम रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ, तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। इसका उद्घाटन PM मोदी प्लस मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडुइट नामक क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो यह थी हमारी आज के करंट अफेयर। और आज की जो वीक था 17 से लेकर 23
मार्च 23 मार्च तक का, उसका यह करंट अफेयर के हम आज महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिए। इसी तरीके से हम अब अगले वीक यानी अगले संडे को जो वीकली करंट अफेयर रहेंगे उसको लेके आएंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग एक नई श्रृंखला चालू करना चाहते हैं, वह है क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स। आपको धीरे धीरे क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपसे पहले ही बताया गया था कि आपको क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स भी, यानी जो मैगजीन, प्रमुख मैगजीन है यूपीपीसीएस की एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण या भरोसेमंद स्रोत हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसी संदर्भ में हम धीरे धीरे अब क्रॉनिकल के शॉर्ट नोट्स को भी लेके हाजिर होंगे, और आप उस पर नोट डाउन करते हुए या फिर नोट्स बनाते हुए अभी से चले, और वह जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक वे में होगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लेवल के करंट अफेयर्स आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, और आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होकर उसको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर। और अगर यह व्यवस्था, यह श्रृंखला आपको अगर पसंद आती है तो आप हमें सब्सक्राइब और शेयर, इसको लाइक करते रहें लगातार, जिससे कि हम लोग अपने करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करें, और आपको एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके कि आप अपने परीक्षा में सफल हो सके। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से करंट अफेयर्स की, यह जो वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला, उसको लेकर अगले संडे को हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।